नमस्कार दोस्तों। लेसन नंबर 14 हमारा चल रहा है परमाणु, जिसके अंतर्गत हमने दो मॉडल्स पूरे कर लिए हैं। पहला थॉमसन मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, और हमारा तीसरा मॉडल जो है बोर मॉडल, वो भी हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने उसकी संकल्पनाएं पहले पढ़ ली हैं। और उपलब्धियों के अंतर्गत मैंने आपको 3 उपलब्धियां पूरी करवा दी थी। और तीसरी उपलब्धि जो थी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, वो क्वांटाइज थी। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर जो लगा रहा है उसकी ऊर्जाएं ज्ञात की थी। और उसके बाद हमने, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लास्ट पेज जो चल रहा था उस दिन, ये हमने उसका इस प्रकार का ऊर्जा स्तरों की प्राप्ति की थी। आज उसी कड़ी में हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। वो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति और उसका आवर्तकाल। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति और उसका आवर्तकाल। इसके लिए बहुत सिंपल टॉपिक है ये। एक्चुअल में ये टॉपिक नई बुक्स में जोड़ा है, पहले था नहीं है, और फिर भी समझना है हमको इसको कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति और आवर्तकाल का मतलब क्या है। देखिएगा जरा, एक बार समझते हैं इसको। सेंटर में नाभिक है और एक कक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल का मतलब क्या होगा इसका, कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शुरू किया चलना और एक राउंड ऑफ क्लॉक लगा करके, पूरा चक्कर लगा करके, जब ये वापस इलेक्ट्रॉन यहीं पहुँच जाएगा तो उसका एक आवर्तकाल पूरा हो जाएगा। तो हमें उस आवर्तकाल का परिकलन करना है। आवर्तकाल मतलब समय। समय क्या होता है? बहुत सिंपल है, दूरी बटा चाल या उसका वेग। ठीक है, बताइए वृत्ताकार पथ में दूरी कितनी होती है? वृत्ताकार पथ में दूरी कितनी होती है? दूरी, अगर रेडियस r है, अगर त्रिज्या r है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये चक्कर लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस, ये दूरी होगी उसकी परिधि, मतलब 2 पाई r के बराबर। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई? 2 पाई r। और इस कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है? उसका वेग है vn, जो हम पहले ज्ञात कर चुके। ठीक है, तो बताइए आवर्तकाल t बराबर, सूत्र बोलो क्या होगा? कक्षा की परिधि या दूरी, तो दूरी कितनी है बोलिए? 2 पाई r। और वेग कितना है उसका? v। अब क्योंकि ये nवीं क्लास में घूम रहा है तो v की जगह तो vn और r की जगह rn हो जाएगा। तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो t बराबर 2 पाई rn अपॉन vn मिल जाएगा। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। rn का मान हम पहले ज्ञात कर चुके और vn का मान भी हम पहले ज्ञात कर चुके। उन दोनों मानों को यहाँ रख कर के सॉल्व करेंगे तो हमें आवर्तकाल का परिकलन आसानी से हो जाएगा। स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग, हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति तथा उसका आवर्तकाल। लिखा है हम जानते हैं nवीं कक्षा की परिधि कितनी होगी? सिंपल है, 2 पाई rn। अतः nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, दैट इज tn कह सकते हैं हम उसे। तो tn इज इक्वल टू परिधि बटा उसका वेग, कक्षीय वेग या वेग कह सकते हैं कुछ भी। तो tn बोलो कितना आएगा? 2 पाई rn अपॉन vn। इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको? 2 पाई rn अपॉन vn। अब हम जानते हैं पहले से, जहां हमने nवीं कक्षा की त्रिज्या निकाली थी वहां rn का सूत्र यह आया था, पूरा सूत्र, आंकिक मान नहीं। तो वो जो 0.529 जो है वो तो उसका आंकिक मान है। हल करने पर नियतांक में रखने से पहले मान देखना आप लोग, मिलेगा आपको ये rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। और उसी में हम कक्षीय वेग भी इसका निकालते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, vn, वो भी इतना आया था। अब हम rn और vn के इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। जब हम rn और vn के इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो जो नीचे का मान है vn वाला वो ऊपर पहुंच जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे
तो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो कट रहा है उसे काटें। तो हम देख रहे हैं कि आर एन और वी एन के मान रख कर के अगर हम हल करेंगे तो लास्ट में आंसर जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा एन क्यूब एच क्यूब अपॉन ये जेड स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4। बनाया उसको बॉक्स में और डाल दिया क्वेश्चन नंबर 4। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। सॉरी, अब हमें इसकी आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति बहुत सिंपल है। आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवृत्ति का मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाता है। आवर्तकाल तो क्या होता है, जितने समय में वो 1 चक्कर पूरा करता है, और आवृत्ति क्या होगी, 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है। तो आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, हम जानते हैं पहले से। देखो लिखा है स्क्रीन पे, पढ़िए आप। यह समीकरण nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल को दर्शाता है। इसी प्रकार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा। तो Fn इक्वल्स टू 1/Tn। Tn का मान रखा पहले समीकरण से और उसको हल किया तो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब तो हमने आवृत्ति के लिए निकाल लिया फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो बहुत सिंपल है, टी एन का जो मान है उसको उल्टा कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देख रहे हैं आप लोग अंदर कांस्टेंट है, समीकरण नंबर 5 देख रहे हैं। समीकरण 5 के ब्रैकेट में अंदर कांस्टेंट है, तो एफ एन प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जेड स्क्वायर के हो जाएगा, और एफ एन व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, 1/n क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों हमने परिकलित कर लिए। तो बताइए आप लोग एक बार, बोर मॉडल के अधीन अब तक हमने इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। सर फर्स्ट टॉपिक था स्थायी कक्षा की त्रिज्या, सेकंड टॉपिक था स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेग, थर्ड टॉपिक था उसकी कुल ऊर्जा, और अब हमने उसका आवृत्ति और आवर्तकाल निकाल लिया। ये हमारी एक सीरीज़ पूरी ख़त्म होती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो हमने अभी मॉडल पढ़ा था बोर का, इस बोर मॉडल के का अब याद कीजिए, रदरफोर्ड मॉडल की एक कमी थी, वो हाइड्रोजन के रैखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो अब हमें उस हाइड्रोजन परमाणु के रैखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, बट फिर हमें दोबारा इसको पढ़ना है। बहुत सिंपल मैथ के स्टेप्स हैं, तो ज़रा समझते हैं इसको एक बार हम। क्या है, हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने, हाइड्रोजन परमाणु का रैखिल स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां एवं बोर मॉडल के द्वारा इसकी व्याख्या, ये हमारा हेडिंग होगा। देखिए अब जरा एक बार, अब तक हम लोगों ने, अगर आप गौर से देखें तो अब तक हम लोगों ने जो भी 4 टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने बोर के प्रथम और दूसरे अभिग्रहित की बात की है, बोर के प्रथम और दूसरे की बात की है। अब हम इस टॉपिक के अंदर बोर की जो तीसरी परिकल्पना है, तीसरे उसका जो सिद्धांत है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार हल्का सा, आप देखिएगा क्या है ये। हेडिंग लिख ली हमने। हेडिंग के बाद लिखा हुआ है कि बोर की तृतीय परिकल्पना के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली बाह्य कक्षा से, कहाँ से, अधिक ऊर्जा वाली बाह्य कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी क्लास टू लो एनर्जी क्लास, तो विकिरणों के रूप में अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। याद हो आपको, तो तीसरा मैंने ये लिखवाया था कि जब वो हाई क्लास टू लो क्लास आएगा तो विकिरणों के रूप में अपनी ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और जब लो से हाई में जाएगा तो वो विकिरणों का अवशोषण करेगा। ठीक है, तो अब जब ये विकिरणों का उत्सर्जन करता है, कब करेगा, जब हाई से लो में आएंगे, तो परमाणु लिखा हुआ है, अर्थात परमाणु द्वारा
निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं और ये स्पेक्ट्रम में एक रेखा के रूप में प्रेक्षित होते हैं और इस प्रकार H2 का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आई बात समझ में? ये हमारा मैंने समझा दिया आपको। हम इसको थोड़ा सा एक बार और देखिएगा एक बार। ये सेंटर है, ये कोई एक क्लास है, एक उससे कोई बड़ी क्लास है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक बड़ी क्लास से, एक हायर एनर्जी क्लास से, देखो ध्यान रखना, जब ये खुद की क्लास में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। केवल कब करेगा? तो या तो ये अपने से ऊपर में जाए या अपनी से नीचे में आए। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर क्लास टू लोअर क्लास, तो ये ऊर्जा का विकिरणों के रूप में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया तो ऊर्जा का विकिरणों के रूप में उत्सर्जन करेगा। और ये विकिरण एक निश्चित आवृत्ति के होते हैं या तरंग दैर्ध्य के होते हैं और ये स्पेक्ट्रम एक लाइन के रूप में मिलते हैं हमें। कैसे मिलते हैं स्पेक्ट्रम? ये एक लाइन के रूप में, और इसे ही हम कहते हैं H2 का रेखीय स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? अब हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत क्या करना चाहते हैं, वो जो विकिरण उत्सर्जित हुआ वो कितनी आवृत्ति का हुआ, इसका हमें परिकलन करना है। तो देखिएगा एक बार, सपोज कीजिए ये सेंटर में नाभिक है और ये N1 क्लास है। कौन सी क्लास है? N1। और बाहर वाली क्लास जो है वो N2। ठीक है, इस क्लास में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दैट इज En2 और इस क्लास में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En1। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ जंप किया तो क्या निकलेंगे उसमें से? फोटॉन्स के रूप में, विकिरणों के रूप में ऊर्जा निकलेगी। और वो जो ऊर्जा निकलेगी फोटॉन्स की, वो कितनी होगी? वो होगी Hν बराबर En2 माइनस En1। कितनी ऊर्जा होगी बोलिए? वो En2 माइनस En1। ठीक है, यहाँ पे H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू है उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की या फोटॉन्स की आवृत्ति। हमें इस आवृत्ति का ही क्या करना होगा? परिकलन करना होगा। इस आवृत्ति का परिकलन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आज ही डालूंगा क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, इसलिए आप दोनों वीडियो को देखें।